कक्षा 10 विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह पूरा पाठ मैंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिया है और हमारा पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, हम छोटे क्लासेस में पढ़ते आए हैं, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया इस पाठ का हमारा मेन एम रहेगा। और रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसके अंदर कोई भी नई चीज़ बन जाए, वह चीज़ पहले नहीं थी, अब अभिक्रिया के बाद बनी है, और हम कितनी भी कोशिश कर ले हमें फिर से वो पहले वाली चीज़ नहीं मिलेगी। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम पहले वाली चीज़ फिर से प्राप्त कर सकें। तो रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के कारण होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ से पहले वाला पदार्थ फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया में हमने जो शुरू में चीज़ ली है उसको हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो हमें बाद में मिलता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दूध का दही में बदलना। हम सब अपने घरों में देखते हैं कि अगर एक बार दही जम जाए तो वापस उससे दूध नहीं बन सकता, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। कागज़ का जलकर राख में बदलना, अगर एक बार कागज़ जल गया तो दोबारा उस राख से हम कागज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। लोहे की कील पर जंग लगना, एक बार अगर लोहे की कील के ऊपर जंग लग गया तो वो जो जंग है उससे हम फिर से वो लोहा जो कील के ऊपर लगा हुआ था वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये सब उदाहरण है रासायनिक अभिक्रियाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हम देखकर कैसे बता दें कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, या तो उसकी अवस्था बदल जाएगी, मतलब वो ठोस है तो द्रव में हो जाएगा, द्रव है तो वो गैस में बदल जाएगा, या फिर गैस है तो वापस ठोस में या द्रव में बदल जाएगा, या फिर उस अभिक्रिया के दौरान कोई गैस निकलेगी जिसको हम पहचान सकते हैं कि हाँ यहाँ पर गैस निकल रही है। हो सकता है उसकी कोई ख़ास गंध भी हो। तापमान में परिवर्तन, वो जो हमारी परख नली है जिसमें हम अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हो सकता है परख नली या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी या बहुत ठंडी हो जाएगी, उसका तापमान चेंज हो जाएगा। इसे भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन जैसे मान लीजिए पहले नीला रंग है, बाद में उसका रंग हरा हो गया, तो इस रंग में परिवर्तन से भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। प्रश्न 3, अभिकारक या उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक क्या चीज़ है? वे पदार्थ जो अभिक्रिया के प्रारंभ में लिए गए हैं, जिन पदार्थों के अंदर अभिक्रिया होगी, जो हमने शुरू में लिए हैं उन्हें अभिकारक, और जो अभिक्रिया के बाद बनेंगे उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। जैसे मान लीजिए कागज़ है, उसको जलाकर हमने राख में बदल दिया, तो कागज़ हमारा अभिकारक है क्योंकि हमने शुरू में लिया। राख हमारी उत्पाद है क्योंकि वो हमें बाद में प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब हम जो भी अभिक्रिया कर रहे हैं, अगर हम उनको शब्दों में लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा समय लेगा, और समझाने के लिए लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए और वो मुश्किल होता है। तो इसको आसान करने के लिए वैज्ञानिकों ने सूत्रों की मदद से, प्रतीकों की मदद से रासायनिक अभिक्रिया को लिखा, और इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन है, यानी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो मैग्नीशियम हम पूरा लिखने के बजाय, शब्दों में लिखने के बजाय खाली हम Mg लिख देंगे, ये इसका प्रतीक है। ऑक्सीजन पूरा लिखने के बजाय खाली O2 लिख देंगे, और ये हमें क्या देता है? अभिक्रिया हुई है। इसको हम तीर के निशान से दिखाते हैं, तीर का निशान मतलब अभिक्रिया हुई है। और क्या मिल रहा है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा लिखने के बजाय हम MgO लिख देंगे। तो इन प्रतीकों की मदद से जब हम किसी अभिक्रिया को निरूपित करते हैं तो इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण लिखने के क्या क्या नियम हैं। अब जो रासायनिक समीकरण है इसके लिए कुछ नियम बना दिए हैं वैज्ञानिकों ने, और उन नियमों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये क्या क्या है? पहला है, अभिकारक हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखने चाहिए, यानी कि हमारी जो कॉपी का पेज है उसके उल्टी दिशा में, इसके उल्टे हाथ की तरफ, यानी बाईं हाथ की तरफ हमें अभिकारक लिखने होते हैं। और अगर हमारे एक से ज़्यादा अभिकारक है तो उन अभिकारकों के बीच में जमा का निशान आएगा। और रासायनिक अभिक्रिया हुई है, परिवर्तन को हम तीर के निशान से दिखाते हैं, और जो उत्पाद हैं वो हमें सीधे हाथ की तरफ लिखने होते हैं, यानी कि दाईं तरफ। और अलग अलग अगर उत्पाद हैं, एक से ज़्यादा उत्पाद है, तो उनके बीच में जमा का निशान लगाया जाता है।
संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित का मतलब होता है बैलेंस्ड, यानी कि दोनों तरफ हमारी कोई भी अगर अभिकारक और उत्पाद की बात की जाए तो दोनों तरफ हमारे परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ये उदाहरण देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज़ इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर अभिकारक में जिंक का एक परमाणु है, उत्पाद में भी जिंक का एक परमाणु है। हमारे अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, उत्पाद में भी 2 परमाणु हैं। सल्फर का 1 परमाणु है, अभिकारक और उत्पाद दोनों में। ऑक्सीजन के 4 अभिकारक में है और उत्पाद में भी 4 हैं, यानी कि दोनों ही तरफ बराबर बराबर संख्या है। तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ परिवर्तन दिखाया गया हो कि भी ये चीज़ हमारी शुरू में थी, ये हमें लास्ट में मिल गया, उसके अंदर बैलेंसिंग ना हो, उसके अंदर संतुलित ना किया गया हो, सिर्फ अभिकारक और उत्पाद का परिचय जो हमें दे दे, वो होती है कंकाली रासायनिक समीकरण। इससे कंकाली समीकरण को संतुलित करने के बाद हम इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण रसायन विज्ञान के कौन से नियम पर आधारित है? जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो हमारी केमिस्ट्री का कौन सा रूल फॉलो करती है? तो इसका आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण नियम पर। अर्थात पदार्थ का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं, ना ही हम पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। तो इसी नियम पर आधारित है, यानी कि जो परमाणु हमने शुरू में लिया है, जो पदार्थ लिया है, वो हमें कहीं ना कहीं उत्पाद के रूप में अवश्य मिलेगा। वो अपने आप ना तो ख़त्म होगा, ना ही वो उसका अपने आप निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन जो है उसकी जो बाहर वाली परत है, जो बाहर वाले मैग्नीशियम के परमाणु हैं, वो वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये उस अंदर वाले मैग्नीशियम को जलने नहीं देगी, उस तक वायु नहीं पहुंचने देगी। तो उस परत को हटाने के लिए हम इसको रेगमाल से साफ़ करते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम प्लस जल इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसका आंसर हमें करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये जो रूल हैं, ये जो इनको हम देख लेते हैं एक बार। पहला क्या है? पहले मुख्य तत्वों को संतुलित किया जाता है। किसी भी अभिक्रिया में जो हमारे मेन एटम्स हैं पहले हम उनको बैलेंस करेंगे, जो हमारे साइड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बाद में बैलेंस करेंगे। संतुलित करने के लिए गुणांक तत्व के आगे लिखा जाता है। मान लीजिए एक तरफ हमारा कम है परमाणु का नंबर, तो उसके हम पैर में नहीं लिखेंगे, हम उसके आगे लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं गुणांक। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके आगे लिखा जाता है संख्या, जो भी हमें बराबर करनी है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे परमाणुओं को अंत में संतुलित करते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो गैस के रूप में निकल रही हैं या हमारे बाई प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम लास्ट में संतुलित करेंगे, पहले हम मेन प्रोडक्ट्स को करेंगे। पहली अभिक्रिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन इसका प्रतीक H2, क्लोरीन इसका प्रतीक Cl2। H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया हुई है, यानी कि तीर का निशान दिखाना पड़ेगा, इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला HCl, जो आप 9th क्लास में सीख चुके हैं कैसे बनाए जाते हैं। अभी HCl जो है और इधर हमारे उत्पाद के अंदर H2 और Cl2 है, तो इनके पैर में 2-2 हैं और यहाँ पर हमारा सिंगल हाइड्रोजन है, सिंगल क्लोरीन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के आगे 2 लगाना पड़ेगा, तब ये संतुलित होगी। हमारी अगली अभिक्रिया है बेरियम क्लोराइड, यानी कि BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि Al2SO4 थ्राइस, जिसके पैर में 3 उसको थ्राइस बोल देते हैं। अब ये सल्फेट पूरा का पूरा इसकी 3 के साथ गुणा हुई है, तो इसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। SO4 होल थ्राइस पूरे का 3 है, तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? अब यहाँ पर बेरियम जो है हमारा 1 है, यहाँ पर भी 1 है स्टार्टिंग में, लेकिन अब हमें जो सल्फेट है इसके देखिए यहाँ पे पैर में 3 है, तो इधर हम उत्पाद में जब करेंगे बैलेंस तो इसके पूरे के आगे हमें 3 लगाना पड़ेगा, तब ये संतुलित होगा। हम SO4 के नीचे नहीं लगाएंगे, हम गुणांक के रूप में हम आगे लगाएंगे, तो आगे 3 हो गया। अब 3 लगाने के बाद बेरियम के भी आगे 3 आ गया, तो ये 3 आ गया, तो हम इस बेरियम के आगे भी 3 लगा देंगे। तो बेरियम के आगे भी 3, सल्फेट के आगे भी 3 अपने आप हो गया। अब एल्यूमिनियम के यहाँ पे आगे 2 है, तो हमें इधर भी एल्यूमिनियम क्लोराइड में भी एल्यूमिनियम के आगे 2 लगाना पड़ेगा। और क्लोरीन जो है 2 या 6, यहाँ पर उत्पाद में 6 क्लोरीन हो गए और हमारे जो अभिकारक है उसमें भी 3 है आगे और
क्लोरीन के नीचे पैर में 2 है तो 3 दूनी 6, तो दोनों तरफ 6 क्लोरीन हो गए। तो ये हमारी एक संतुलित अभिक्रिया। थर्ड पार्ट है सोडियम प्लस जल इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर सोडियम का प्रतीक Na और जल का प्रतीक H2O ये हमें दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सोडियम हमारा बैलेंस है। अब ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन उत्पाद में भी एक है, अभिकारक में भी एक है। रही बात हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जो है अभिकारक में 2 हैं और उत्पाद के अंदर हमारे 3 हैं। अभी जो 3 है इसको हम किस तरीके से करेंगे, हम NaOH वाले H को नहीं, जो अकेला H2 है हम उसको चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हमने NaOH वाले H को चेंज किया तो हमारा Na भी चेंज होगा, O भी चेंज होगा। तो इसीलिए हमने अकेले H2 वाले को चेंज करने के लिए हमें टोटल चाहिए 2 हाइड्रोजन। एक NaOH के अंदर आ गया तो एक और हाइड्रोजन जो है वो कैसे आएगा, जो ये 2 है इसको हम हाफ़ कर लेते हैं, आधा। अगर ये आधा हो गया तो ये 1 हो गया, 1 और 1 ये कितने हो गए, 2। तो अब ये आधा तो पॉसिबल नहीं है, तो इस आधे को हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, पूरी अभिक्रिया को 2 से गुना कर देंगे। अब 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 2Na प्लस 2H2O इज़ इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। तो हमारी ये लास्ट वाली जो अभिक्रिया है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ से हमारा जो पार्ट है वो टर्न ले रहा है और हमारा जो पूरा चैप्टर है आगे वो इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। अलग अलग को हम पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, किसे कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब भी कोई 2 चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं उसे संयोजन कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि 2 चीज़ें मिल गई और आपस में मिलने के बाद, जुड़ने के बाद उन्होंने एक चीज़ का निर्माण कर दिया, उसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल यानी कि H2O, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, और इसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब हम सफ़ेदी करते हैं तो ये CaO लेके आते हैं बाज़ार से, जो कट्टे के अंदर आती है सफ़ेदी, और जब इसको पानी में घोलते हैं तो ये हमें क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, और इसी को हम दीवारों के ऊपर लगाते हैं। तो ये हमारा CaOH2 है बुझा हुआ चूना, इंपॉर्टेंट है ये, और CaO क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। अगला है हमारा उदाहरण C + O2 इज इक्वल टू CO2। C मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो कार्बन जमा ऑक्सीजन क्या देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ये जो कार्बन है ये हमारा कोयला भी हो सकता है।